सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 8 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर पहुंचे कुशनर और विटकॉफ। आखिर क्या है सिग्नल? ईरान की खुली वार्निंग, जवाब ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। ईरान के हाथ कोई बड़ा हथियार लगने का दावा, डिटेल गायब, डर मौजूद। खुर्रम शहर से भी खतरनाक, आखिर क्या कर लिया ईजाद? सीरिया की तस्वीर सुधारेगा सऊदी, $2 बिलियन का लगाया दांव। साउथ लेबनान में खंडहरों के बीच पहुंचे वजीर आजम। आखिर नवाब सलाम ने हिजबुल्लाह के गढ़ में क्या किया ऐलान? और गजा में हमले जारी, सीज फायर पर हमास का ताजा बयान नए टकराव की बन सकता है बुनियाद। करते हैं शो की शुरुआत। जितनी थी हेडलाइंस, हमेशा की तरह उससे ज्यादा होंगी खबरें और अहम खबरें। सबसे पहले कुछ बड़ी तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि ये आम न्यूज़ बुलेटिन वाली लाइन नहीं है बल्कि सीधा सिग्नल पॉलिटिक्स है। इन तस्वीरों के कई मायने हैं। ये अमूमन सामने आने वाली न खबर है न तस्वीरें हैं। दरअसल ओमान में ईरान से बातचीत उधर ख़त्म हुई और उसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर सीधे पहुंच गए USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर। ये वही जंगी जहाज़ है जो इस वक्त अरेबियन सी में तैनात है और ईरान के साथ बढ़ती टेंशन के बीच अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री मौजूदगी का चेहरा बना हुआ है। सोचिए, एक रोज पहले ही जुमे को ये लोग अब्बास अराक्ची के साथ ओमान में मीटिंग कर रहे थे और एक दिन बाद कल सैटरडे को ये अब्राहम लिंकन पर पहुंच गए, जो जंग की निशानी है। CNN के मुताबिक हफ्ते के रोज हुई ये विजिट सेंटकॉम कमांडर के बुलावे पर हुई। ऑफिशियल वजह बताई गई कि वो इलाके में तैनात अमेरिकी जवानों को शुक्रिया कहने गए थे, लेकिन टाइमिंग सब कुछ कह रही है दोस्त। एक दिन पहले न्यूक्लियर बातचीत, अगले दिन सीधे वॉर कैरियर पर फोटो ऑप, यानी डायलॉग और ताकत का डेमो साथ साथ चल रहा है। डिप्लोमेसी की मेज पर मुस्कुराहट और समंदर में फुल मिलिट्री पोजीशन, ये वही पुराना फॉर्मूला है जिसमें अमेरिका बातचीत भी करता है और साथ ही ये भी याद दिलाता है कि उसके पास बैकअप प्लान हमेशा रेडी है। अब सवाल यह है कि क्या ये विजिट भरोसा बढ़ाने के लिए थी या दबाव बढ़ाने के लिए? विटकॉफ, कुशनर, अब्राहम लिंकन पर और किसका बुलावा? सेंटकॉम का चीफ ब्रैड कूपर, जो खुद उस मीटिंग में शामिल हुआ था ओमान में। और हमने सबसे पहले ही सवाल उठाया था कि आखिर ये बंदा शामिल क्यों हुआ है, और उसके बाद तमाम यूट्यूब चैनल्स पर भी ये बात उठाई गई कि ब्रैड कूपर को शामिल क्यों किया गया। ईरान इस पर तमतमाया भी था। खैर, ये जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत से सिग्नल दे रही हैं। अमेरिका ये सिग्नल दे रहा है कि बातचीत जो लोग कर सकते हैं वो जंग का अलार्म भी बजा सकते हैं। टीम सेम है। बढ़ते हैं आगे। ईरानी आर्मी के चीफ ने खुली वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि हम जंग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन जवाब ऐसा होगा कि दुनिया को याद रहेगा और दुश्मन उसकी भारी कीमत चुकाएगा। तो सवाल यह है दोस्तों कि बातचीत के बाद भी क्या ईरान के पास ऐसा कोई इनपुट है कि अमेरिका हर मीटिंग को धता बताते हुए ईरान पर हमला कर सकता है? आइए इस खबर को जरा समझते हैं। 7 फरवरी को तेहरान से एयरफोर्स डे पर आई ये आवाज सीधे दुश्मनों के नाम थी और लहजा बिल्कुल साफ था। ईरान के आर्म्ड फोर्स के चीफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा कि किसी ने भी अगर ईरान पर हमला करने या एडवेंचर करने की गलती की तो कीमत इतनी भारी होगी कि पूरा रीजन उसकी चपेट में आ जाएगा। सिर्फ इस्राइल और अमेरिका नहीं, पूरा रीजन उसकी चपेट में आ जाएगा। उनके मुताबिक दुश्मन ईरान पर जंग थोपने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि नतीजा उनके लिए स्ट्रेटेजिक हार और ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी मुमकिन न हो पाएगी। मौसवी ने दावा किया कि ईरानी एयरफोर्स इस वक्त अपने सबसे हाई अलर्ट लेवल पर है और बाकी फोर्स के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन में खड़ी है। उनका कहना था कि किसी भी गलत कदम या धमकी या हमले का जवाब फौरन सख्त और पछतावा पैदा करने वाला होगा। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि ईरान जंग शुरू नहीं करेगा, लेकिन अपनी सिक्योरिटी, अपने फायदे और अपनी जमीन की हिफाजत में कोई हिचक भी नहीं दिखाएगा। कोई ये सोचे कि हम हमला झेल कर चुप बैठ जाएंगे, नहीं, हम इतना जोर से चिल्लाएंगे कि दुनिया सुनेगी और उसकी गूंज अमेरिका के कान बहरे कर देगी। ये बयान ऐसे वक्त आया है कि जब एक तरफ ओमान के रास्ते अमेरिका से न्यूक्लियर बातचीत चल रही है, हो चुकी है, अगला दौर भी कहीं और शुरू होगा, और दूसरी तरफ रीजन में मिलिट्री हलचल लगातार बढ़ रही है। तेहरान यानी ईरान बार बार यही लाइन दोहरा रहा है कि उसकी ताकत डिटरेंस के लिए है,
लेकिन अगर टकराव थोप दिया गया तो जवाब लिमिटेड नहीं रहेगा, दायरा बड़ा होगा। दोस्तों, अब एक बड़ी खबर, और खबर एक दावा है। ईरान ने एक नया हथियार बनाने का बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अब दुश्मन भागने पर मजबूर होगा। यह दावा ईरान ने किया है, यह भी एक दावा है। दोस्तों, खबर है कि ईरान से एक ऐसा ऐलान आया है जिसने पूरे वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी बहस को फिर से गरमा दिया है। ईरानी मिलिट्री के सीनियर हलकों का कहना है कि मुल्क ने एक ऐसा नया मिलिट्री सिस्टम हासिल कर लिया है, एक ऐसा नया हथियार हासिल कर लिया है जिसकी मौजूदगी ही दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी या भागने पर मजबूर कर देगी। ये दावा है कि ये नई कैपेबिलिटी इतनी भारी पड़ेगी दुश्मन पर कि किसी भी हमलावर के लिए मैदान में टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस सिस्टम की असली डिटेल जानबूझकर छुपाई जा रही है, कहा जा रहा है, लेकिन ईरानी बयान इसे डेटरेंस टेक्नोलॉजी में बड़ा जंप बता रहे हैं। बताया जा रहा है टेलीग्राम पर ईरान की IRGC की तरफ से ऐसे बयान सामने आए हैं। इशारा साफ है कि यह अपग्रेड ईरान के मिसाइल नेटवर्क, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज और प्रिसिशन सिस्टम की उसी चेन का अगला स्टेप है, जिसका मकसद सीधा है कि हमले के बारे में सोचने से पहले दुश्मन को 10 बार सोचने पर मजबूर कर दिया जाए। टाइमिंग भी बेहद अहम है। यही वो वक्त है जब ओमान में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत हुई अभी 2 रोज पहले, और उसी दौरान ईरान अपनी मिलिट्री मसल भी, ये वाले मसल्स, ये भी दिखा रहा है। ईरान लगातार कह रहा है कि उसकी मिलिट्री तरक्की, उसके जो मिलिट्री डेवलपमेंट्स हैं वो डिफेंसिव हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो जवाब ऐसा होगा जिसकी कीमत कोई भी उठाना नहीं चाहेगा। हमने आपको पहले बताया। रीजन के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ये दावा हकीकत के करीब निकला कि ईरान ने एक बहुत ख़तरनाक हथियार या खुर्रम शहर 4 मिसाइल से भी ज़्यादा ख़तरनाक कोई हथियार बना लिया है या मिलिट्री सिस्टम बना लिया है, तो ताकत का बैलेंस और ख़तरनाक तरीके से शिफ्ट हो सकता है। ताकत का बैलेंस और ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से शिफ्ट हो सकता है। सीधी टक्कर का रिस्क बढ़ेगा और बड़े मुल्कों को अपनी स्ट्रैटेजी नए सिरे से लिखनी पड़ेगी। यानी तस्वीर साफ है दोस्तों, बातचीत की मेज़ पर डायलॉग चल रहा है, लेकिन ज़मीन के नीचे हथियारों की दौड़ भी बराबर रफ्तार से दौड़ रही है। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने बार बार ये कहा है कि ये दावा है और अभी ऐसे किसी भी हथियार की असली तस्वीर बाहर आना बाकी है। लेकिन एक्स पर, सोशल मीडिया पर बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं, जो हस्तियां हैं, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है। अभी किसी अखबार को इस बाबत खबर छापना ज़रूरी है। याद रखिएगा, ईरानी अखबार भी वही खबर छापते हैं जो बयान पब्लिक में दिए जाते हैं, टेलीग्राम पे नहीं। अब एक और खबर सुनिए। गल्फ के मुल्क ईरान पर जंग के खतरे को लेकर घबरा रहे हैं और बातचीत के रास्ते मसले को हल करने का सपोर्ट कर रहे हैं। दोहा में मुलाकात के दौरान कतर ने साफ कर दिया कि वो ईरान अमेरिका की बातचीत को आगे बढ़ते देखना चाहता है। कतर के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से मुलाकात में जोर दिया कि रीजन में तनाव कम करना, आपसी कॉपरेशन बढ़ाना और झगड़ों को डिप्लोमेसी से हल करना ही आगे का रास्ता है। कल शाम रात उनके बीच दोहा में मुलाकात हुई थी। कल अराक्ची दिन भर दोहा में अल जजीरा के एक फोरम में शिरकत करने पहुंचे हुए थे। कतर ने खास तौर पर ओमान में हुई अमेरिका और ईरान की इनडायरेक्ट बातचीत का सपोर्ट किया और इशारा दिया कि गल्फ के मुल्क किसी भी नई टक्कर के मूड में नहीं है। कतर का मैसेज बिल्कुल सीधा है, क्लियर है। जितनी जल्दी डायलॉग पटरी पर आएगा उतनी ही जल्दी रीजन को राहत मिलेगी और अमन कायम रहेगा। एक और बड़ी खबर है। ओमान में हुई बातचीत के बाद अब लोकेशन पर भी सस्पेंस बढ़ गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ अगली इनडायरेक्ट मीटिंग का वेन्यू बदल भी सकता है, यानी कि लोकेशन बदल भी सकती है। ओमान में ना हो ये मीटिंग कहीं और भी हो सकती है, यानी मस्कट के बाद बातचीत किसी नए शहर, नए मेज़बान के तहत आगे बढ़ सकती है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों तरफ अच्छी शुरुआत की बात हो रही है, लेकिन भरोसे की कमी अभी भी खुलकर मानी जा रही है। वेन्यू बदलने की बात सिर्फ लॉजिस्टिक नहीं मानी जा रही, ना मानी जा सकती है, बल्कि ये इशारा भी है कि बातचीत का फॉर्मेट और माहौल दोनों को रीसेट करने की कोशिश की जा सकती है। मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बड़ा मोड़ आया है और इस बार बात बम या बयानों की नहीं, सीधे पैसे की है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो सीरिया में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पैकेज लॉन्च कर रहा है जिसमें एनर्जी, एविएशन, रियल एस्टेट और टेलीकॉम तक सब शामिल है।
यानी जंग से टूटे मुल्क में अब रीबिल्डिंग की रेस खुलकर शुरू हो रही है और सऊदी ने सबसे आगे खड़े होने का फैसला कर लिया है। सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद अल फालिह के मुताबिक सीरिया के लिए एक खास फंड बनाया गया है जो 7.5 अरब सऊदी रियाल यानी करीब $2 बिलियन झोंकेगा सिर्फ एक शहर अलेप्पो के 2 एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए, वो भी कई फेज में। अलेप्पो वही शहर है जो सीरिया की जंग का सबसे बड़ा निशाना बन गया था या सबसे बड़ी तबाही का निशान बन गया था, और अब वही शहर गल्फ के पैसों से दोबारा खड़ा करने की बात हो रही है। ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं लगती, ये साफ जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। सऊदी अरब सीरिया में अपना असर बढ़ा रहा है एक ऐसे वक्त में जब रीजन की पावर बैलेंस फिर से लिखी जा रही है। लेबनान के वजीर आज़म नवाफ सलाम सैटरडे को इसराइली बॉर्डर से लगे उन कस्बों में पहुंचे जो जंग के बाद अब भी खंडर बने पड़े हैं। ये उनका साउथ लेबनान के बॉर्डर का पहला दौरा था और ये दौरा उस ऐलान के बाद हुआ जब लेबनानी आर्मी ने जनवरी में कहा था कि वहां हिजबुल्लाह को निहत्था कर दिया गया। यानी हिजबुल्लाह के गढ़ में खड़े होकर नवाफ सलाम ने उन इलाकों को फिर से तामीर करने का भरोसा दिलाया, वादा किया जहां पर कभी हिजबुल्लाह का हुड हुआ करता था और जिन इलाकों को इसराइल ने तबाह और बर्बाद कर दिया। गजा पर चल रही तबाही के बीच हमास ने साफ कह दिया है कि सीज फायर की चर्चा का कोई मतलब नहीं है जब तक जमीन पर कत्ल और तबाही जारी है। ये बयान एक नए टकराव की शुरुआत बन सकता है। हमास का कहना है कि एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ बमबारी, यह दोहरा खेल किसी भी असली समझौते को खाली बयान बना देता है। हमास के मुताबिक अगर इसराइल अपने मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रोकता तो सीज फायर सिर्फ कागजी लफ्ज बनकर रह जाएगा। यानी गजा में हालात वही हैं, ऊपर डिप्लोमेसी की बातें, नीचे आग और धुआं। अब सवाल यह है कि क्या नेगोशिएशन जमीन की हकीकत बदल पाएंगे या सीज फायर सिर्फ सुर्खियों तक ही महदूद रह जाएगा। और अब ये गजा की 2 तस्वीरें देख लीजिए। कुछ लोगों को इनाम इकरामात से नवाजा जा रहा है और ये एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। ये कौन लोग हैं? दरअसल ये गजा के वो सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस के क्रू मेंबर्स हैं जिन्होंने 2 साल तक जरी उस नस्ल कुशी की जंग में अपना अहम किरदार निभाया। मैंने तभी आपसे बार बार कहा था कि इन्हें भूल मत जाइएगा, यही असली हीरो हैं। और ये और इनके अलावा मीडिया वाले, एम्बुलेंस, सिविल डिफेंस और मीडिया वाले, उन्होंने ही दुनिया के सामने हकीकत रखी। गजा के लोगों को बचाने में इन दोनों का किरदार, एम्बुलेंस वालों का और सिविल डिफेंस के लोगों का है। मलबा हाथों से उठाना, मशीनों की कमी के चलते, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी और आज इनको इनकी सर्विसेज के बदले इनाम से नवाजने का दिन था, तो ये नवाजा गया। गजा में कुछ खुशहाली की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जैसे, तो ये दिखाना भी ज़रूरी है। इसके अलावा एक ख़बर ये है कि माई पैलेस्टीनो ने एक औरत का एक बयान लिखा है और ये वो औरत है जो रफ़ा बॉर्डर से वापस गजा आए हैं। बहुत किसी ने कहा था रफ़ा बॉर्डर का पूरा बताइए, तो भैया कभी 7 लोग आ रहे हैं, कभी 8 लोग आ रहे हैं, कभी 10 लोग आ रहे हैं और ऐसे ही लोग जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में ना कोई आ रहा है ना जा रहा है। एक औरत आई तो उसने पता है क्या कहा, जब वो इजिप्ट से गजा आई तो उसने ये कहा कि जब वो खान यूनिस गई, साउथ का जो शहर है, तो उसने कहा नॉट अ सिंगल हाउस स्टैंडिंग, एक घर भी सलामत नहीं है। हर एक घर को मटिया मेट ज़मींदोज़ कर दिया गया। वो तबाही खान यूनिस में मचाई गई है। जब वो रोड क्रॉस कर रही थी, उस खान यूनिस उनके रास्ते में जब पड़ा तो उन्होंने जो देखा तो हद निगाह तक उन्हें मैदान ही मैदान नज़र आ रहा था या मलबे का एक ढेर, क्योंकि खान यूनिस जो बहुत शानदार घरों का शहर था, वहाँ कुछ भी बाकी न रहा था। और गजा के लोगों की ये ज़िंदगी कि उन्होंने कभी हार मानना सीखा नहीं है। उगते सूरज के साथ गजा का एक टीचर बच्चों को जूडो कराटे ये सिखाने लगते हैं। इन कराटे कोच का नाम है खलील शालका और ये जो हैं वो बच्चों को कराटे सिखा रहे हैं, वो बच्चे जिनके घरों से ज़बरदस्ती जो है वो निकाल दिया गया है। तो गजा में ज़िंदगी टेंट, खेमे, धूल मिट्टी इन सब के बीच चल रही है। इनके पास आसाइशें नहीं हैं, वरना ज़िंदगी जीने की हर एक वजह मौजूद है और ये ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।